तो आज के करंट अफेयर्स 26 जून के करंट अफेयर्स आज के सबसे पहला करंट अफेयर आया हुआ था आर्टिकल 371 ए पे। 371 ए क्या है? देखो, हम जब बात करते होते हैं, याद है पिछले साल 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का आर्टिकल था। हम कहते थे जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए थे इस आर्टिकल के अंडर जो खत्म किए गए। जम्मू कश्मीर एक लौती स्टेट नहीं थी जिसके पास स्पेशल प्रोविजंस है। और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा पावर्स दी हुई है। मतलब जम्मू कश्मीर जितनी बड़ी पावर्स नहीं दी हुई जितनी जम्मू कश्मीर को दी हुई थी, पर और भी स्टेट्स हैं जिन्हें थोड़ी बहुत ही ऑटोनॉमी अपनी फंक्शनिंग में दी हुई है या उनकी थोड़ी सी फंक्शनिंग अलग की हुई है। इसकी मतलब और आर्टिकल ये पूरा क्या कहते हैं, पॉलिटी में हम चैप्टर पढ़ते होते हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स करके चैप्टर है। उसमें नागालैंड, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, फिर महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया, ये सब कुछ महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटका और कुछ गुजरात के कुछ एरियाज, मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज में कुछ स्पेशल पावर्स बांटी हुई हैं। तो उसमें जैसे कि आर्टिकल 371 जो है ये नागालैंड से डील करता है। पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में यही बनता है कि आर्टिकल 371 किस स्टेट से डील करता है, वो है नागालैंड। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है कि आर्टिकल 371 नागालैंड को क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो तो आपको स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्टिकल 371 ए क्या कहता है कि स्टेट ऑफ नागालैंड में कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, खासकर जो रिलीजियस मैटर, मतलब कौन से मैटर्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के नहीं लागू होंगे, जो नागालैंड के रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिसेस पे कुछ लागू करवा इफेक्ट कर रहा हो, उनके कस्टमरी लॉज पे कुछ इफेक्ट कर रहा हो, या सिविल या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की डिसीजन मेकिंग में किसी तरह से उनके नागा कस्टम्स को वायलेट कर रहा हूँ। मतलब हम एक तरह से नागा जो कम्युनिटी है नागालैंड की, उनके लोकल कस्टम्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बेसिकली जो तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है ना, ये ज्यादातर ट्राइबल स्टेट्स है। यहाँ पे लोगों की बहुत पुराना, एक तो सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, चाहे रिकॉर्डेड हिस्ट्री या हिस्ट्री में हम नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री एक तरह से रीड ही नहीं करते। शायद इसलिए भी हमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हमेशा बना रहता है, हम उन्हें इतनी अच्छे से समझ ही नहीं पाते बिकॉज उनकी हिस्ट्री ही नहीं पता हमें। ठीक है, कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है बिकॉज ज्यादातर ट्राइबल्स का एरिया रहा है हमेशा। और ये ट्राइबल्स में क्या है, इनके अपने लोकल काउंसिल होते हैं। लोकल काउंसिल्स में अपने कानून, अपने पूरा जस्टिस सिस्टम, हर चीज इनकी अपने मुताबिक वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये हमेशा से। तो ऐसे तो बाकी इंडिया में भी थी, पर ट्राइबल्स इन चीजों को लेके ना हमेशा से बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहे हैं कि हमारे ट्रेडिशनल लैंड या हमारे जो कस्टम्स हैं, इन्हें किस तरह से कोई खत्म ना कर दे या इन्हें कोई वायलेट ना करे। तो इसी कारण जब इंडिया आजाद हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में ना बहुत सारी सेपरेशन मूवमेंट्स चलती रही, क्योंकि वो सब ओरिजिनली ये सोचते थे कि हमारा अपना अपना एरिया है और हम कोई इंडिया से वो आइडेंटिटी किस तरह से लिंक ही नहीं करते थे। तो हमने नॉर्थ ईस्ट में पीस बनाने के लिए बहुत सारे एक्ट्स भी इस्टेब्लिश किए। फिर जो स्टेट थी, पहले ओरिजिनली बहुत बड़ी स्टेट असम के अंडर ही सब कुछ आता होता था, असम से धीरे धीरे स्टेट्स को ब्रेक करते हुए नागालैंड, ये सब कुछ उन्हीं से टूटा। ठीक है, मतलब एक स्टेट बनाई, फिर उससे दो दो बना दी, अलग अलग इलाके बनाते गए ताकि लोगों को अलग स्टेट की डिमांड ना करनी पड़े, बल्कि वो इसी में ही मतलब जो उन्हें स्टेट मिल रही है और वो इंडिया के अंदर ही जो चाहते हैं उन्हें मिल सके। ये सारे एक्ट इसलिए बनाए गए हैं। तो इसके अंडर गवर्नर ऑफ नागालैंड को भी कुछ स्पेशल जिम्मेदारियां दी गई हैं। ठीक है, पहले तो पार्लियामेंट के एक्ट कब अप्लाई होते हैं, ओनरशिप ऑफ लैंड और लैंड के पार्लियामेंट के लॉज भी अप्लाई नहीं होते। ये तभी अप्लाई होंगे जब जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी। यानी कि कोई भी पार्लियामेंट होता क्या है वहाँ पे, कोई भी पार्लियामेंट एक्ट पास करता है इन सारी चीजों के रिगार्डिंग,
ये सारी चीजों के रिगार्डिंग कोई भी अगर एक्ट पास करता है उसके बाद इस एक्ट को इंडोर्स करना पड़ता है, यानी कि एक एसएलए को एक बारी यस करनी पड़ती है कि हाँ ये नागालैंड में अप्लाई होगा। इसका बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एग्जाम्पल तुम कह सकते हो तुम्हारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सारे इंडिया में जब हम बात करते हैं पंचायती राज की, पंचायती राज में एक चीज खास जो है, पंचायती राज में ना सिर्फ पंचायती राज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे 33% रिजर्वेशन दी हुई है वुमेन को। यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इन दोनों में वुमेन को 33% सीटें वुमेन के लिए हर कैटेगरी में, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, हर कैटेगरी में 33% सीटें वुमेन को मिलेगी। सिर्फ एक ही जगह वुमेन को रिजर्वेशन है, वो है पंचायती राज में। ये जो क्राइटेरिया है ये नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तभी नागालैंड में टोटल पॉलिटिक्स में चाहे उनकी एसएलए हो से लेके नीचे पंचायत तक वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जीरो है। क्योंकि नागालैंड का यहाँ पे ये जो सोशल प्रैक्टिसेस ये वाला क्राइटेरिया है ना, इसके अंडर नागालैंड का नागा कम्युनिटी का क्या मानना है कि वुमेन कभी भी पॉलिटिकल फ्रंट में नहीं हो सकती। तो चाहे हमारी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पास किए कॉन्स्टिट्यूशन में, या उसके बाद पैसा एक एक्ट भी है वो बनाया, ठीक है, इस पंचायत का एक्ट हर जगह फैलाने के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता बिकॉज एसएलए ने अप्रूवल नहीं दिया। ठीक है, पिछले आज से 2 साल पहले एसएलए ने कोशिश की थी कि हम ये पंचायत वाला प्रोविजन लागू करवा दें। सारे नागालैंड में दंगे भड़क गए थे, तो फिर एसएलए फिर पीछे हट गई थी, क्योंकि शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना कि अभी फिलहाल के लिए रिप्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए, पर जहाँ पे शांति ही नहीं होगी, रिप्रेजेंटेशन तो दूर की बात है, वहां तो जान को ही खतरा हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी लोगों की जान बचाना है। और नागालैंड के अंदर से जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, जो इंडिया से टूटना चाहते हैं, उन मूवमेंट्स को खत्म करना जरूरी है सबसे पहले। तो नागालैंड के गवर्नर को इसी रिगार्डिंग कुछ और जिम्मेदारी भी दी गई है कि नागालैंड के गवर्नर कोई भी फैसला ले सकता है जो लॉ एंड ऑर्डर से कंसर्न हो नागालैंड के। ठीक है, तो जैसे कि करंट अफेयर इसी से ही बना था, बिकॉज गवर्नर जो नागालैंड का है उसने आर्टिकल 371 ए यूज करते हुए डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर वाले सारे जितने भी ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स होंगे, अब वो गवर्नर की अप्रूवल के बिना नहीं हो सकते। मतलब हर चीज के ऊपर फाइनल वर्डिंग, मतलब साइन तो पहले भी गवर्नर के ही होते थे ट्रांसफर ऑर्डर्स पे, पर गवर्नर का मतलब है कि मैं अपॉइंट करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा इन्हें यहाँ लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बिकॉज उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत कोलैप्स कर गए नागालैंड में। नागालैंड में कंडीशंस अच्छी नहीं है, बहुत सारे माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं पूरे नागालैंड में, अकॉर्डिंग टू द गवर्नर। जो हर एक लोग वहां पे, मतलब कोई भी जो काम चल रहा है सबसे पैसे बटोरने पे लगे हुए हैं। जैसे कि लेट्स सपोज किसी ने वहां से नेशनल हाईवे यूज करके ट्रक्स अपने पास करवाने हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो तब तक ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर सकता जब तक वो इन माफिया को पैसे नहीं देता। तो बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन बढ़ गई, नेशनल हाईवेज का काम रुका पड़ा है बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर्स किडनैप हुए जा रहे हैं। तो इस कारण, मतलब ये सब कुछ गवर्नर ने अपनी आज जो अखबार में आया उसमें बोला है, तो उसके कारण ये उसने ये वाला प्रोविजन यूज करने का फैसला किया कि नागालैंड की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी गवर्नर के पास पड़ती है। ओरिजिनली जब ये बना था तो त्यूसांग एरिया जो था नागा हिल्स का, ये सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया था, तो इसके लिए तो खास जिम्मेदारी दी ही थी, ये जो डिस्ट्रिक्ट ये एरिया था। उसके बाद वो अपनी मन मर्जी से ये और जगहों पे भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और कहीं पे भी तुम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, मतलब ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उसकी अपनी जजमेंट पे वो ये कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होगी।
डिस्क्रिशनरी होता है, उसकी अपनी मनमर्जी होगी। वैसे क्या होता है, जो सिस्टम होता है ना, जैसे हमारे सेंटर में प्रेसिडेंट, हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट हर काम अपने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही कर सकता है। स्टेट्स में सेम मिरर कॉपी है गवर्नर, जो हर काम चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करता है। पर ये है जहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस है, जैसे पंजाब हरियाणा जैसी जो स्टेट्स हैं जहाँ स्टेबिलिटी है, यहाँ पे कोई ऐसी आर्म्ड रिबेलियन या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है ये पावर्स। ठीक है, कि जब तक सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ नहीं कहेंगे, गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। नागालैंड में बिकॉज ये अभी डिस्टर्ब्ड एरियाज है, यहाँ पे एक सेंटर अथॉरिटी हमेशा अपनी जमा के रखना बहुत जरूरी है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। इस कारण गवर्नर को बहुत सारी डिस्क्रिशनरी, उसके अपनी डिसीजन मेकिंग पावर्स दी हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स याद करने हैं, डायरेक्टली मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट मारे हैं। ठीक है, तो यही वर्डिंग्स आएंगे। तो इसके बाद ये पावर्स, गवर्नर को जो स्पेशल पावर्स दी जा रही है, ये कब खत्म की जा सकती है और कौन खत्म कर सकता है? ये स्पेशल पावर्स प्रेसिडेंट खत्म कर सकता है। गवर्नर की या तो रिपोर्ट मिले, या वैसे ही जब प्रेसिडेंट को फील हो के अब नागालैंड में बहुत शांति आ चुकी है, अब गवर्नर्स को ये खास पावर्स की अब जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, बस एक स्पेशल ऑर्डर पास कर देगा। ठीक है, एक ऑर्डर पास करेगा जिससे वो गवर्नर को आदेश दे देगा कि आज के बाद तुम ये सारी की सारी पावर्स कभी नहीं यूज करोगे, ये जो ऊपर वाले पॉइंट में लिखी हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर की पावर। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास किया हुआ, इसी कारण गवर्नर अपना ऑर्डर इशू कर रहा है। पर कभी इस पावर को खत्म करना हो, मतलब ये तुम्हें प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर गवर्नर की लॉ एंड ऑर्डर की पावर खत्म करनी हो, नागालैंड में सीज करवानी हो, तो कौन ऑर्डर पास कर सकता है? तो ऑप्शन आएगा पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिक मार के आना तुमने। In making his recommendations with respect to any demand for grant, the governor of Nagaland shall ensure that any money provided by the government of India out of consolidated fund of India for any special service or purpose is included in the demand for grant relating to that service or purpose and not in any other demand. तो कोई भी डिमांड अगर गवर्नर ऑफ नागालैंड प्लेस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हमें थोड़े पैसे चाहिए, हमने ये वाला काम करवाना है स्टेट में, तो सेंटर जब पैसा रिलीज करवाएगी तो उसी डिमांड के लिए ही पैसा रिलीज करवाएगी। पहले तो वो पैसा कहीं और यूज नहीं हो सकता, और वो उन्हीं अकाउंट्स में शो होगा कि इसके लिए ग्रांट गई है। ग्रांट का मतलब होता है तुम्हें वो पैसा वापस चुकाना नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से नागालैंड की हेल्प हो जाएगी। तो ऐसे पैसे नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी स्टेट्स को जाते रहते हैं, बिकॉज ये एरिया भी थोड़ा सा सेंसिटिव भी है और डिस्टर्ब्ड भी है। सबसे पहले अब धीरे धीरे हमने मैप्स याद करने शुरू करने हैं, तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल मैप याद करेंगे नॉर्थ ईस्ट का। सारी स्टेट्स, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तुम्हारा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ठीक है, ये सारी स्टेट्स। इसके बाद इनकी कैपिटल्स गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, इजवाल, अगरतला, शिलोंग और गैंगटॉक, ये याद करनी है। ठीक है, पहले तो सारी कैपिटल्स। हाँ जी, असम की कैपिटल गुवाहाटी है या दिसपुर? गुवाहाटी। सर दिसपुर। दिसपुर है, गुवाहाटी में सॉरी हाई कोर्ट पड़ता है। हाँ, दिसपुर इसकी कैपिटल है, ये गलत लिखा हुआ है। गुवाहाटी में हाई कोर्ट पड़ता है, पर हाँ दिसपुर है इसकी कैपिटल। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये दिसपुर मार्क कर लेना। ठीक है, वो यहाँ को पड़ जाता है। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट है पर गुवाहाटी कैपिटल नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग कि इस मैप में गलती है। मैं तुम्हें ये मैप चेंज ही करके भेज दूंगा, दूसरा मैप डाल दूंगा। दूसरी चीज अब तुमने क्या याद रखनी है, ये जो स्टेट्स हैं, किस स्टेट को किस किस स्टेट की बाउंड्री टच करती है। जैसे मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर को टच करता है। मणिपुर
नागालैंड, सॉरी मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और असम को टच करता है। असम देखो, असम सारी स्टेट्स को टच करता है, ठीक है, बस सिक्किम को छोड़ के असम सारी स्टेट्स को टच करता है। तो त्रिपुरा मणिपुर के बीच में मिजोरम आ गया, ठीक है। त्रिपुरा सिर्फ 2 को करता है, असम और मिजोरम को। ये जो सारी ये बाउंड्रीज ऐसे ही याद रखनी है, ताकि पता क्या होगा फिर, ये अलाइनमेंट पता चल जाएगी, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट जो है इनकी, कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। या इन्हें ऐसे अरेंज करने को, नॉर्थ टू साउथ अगर तुम्हें अरेंज करने को आएगा, क्योंकि ये सारी स्टेट्स ऐसे लाइन में आती हैं, तो ये सारी तुम्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को आ सकते हैं। दूसरा, इनकी कैपिटल्स अरेंज करने को आ सकते हैं, ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, इजवाल के नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो इन कैपिटल्स को, ठीक है। तो इस कारण ये नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, और किसे किसकी बाउंड्री लगती है ये भी याद रखना है, क्योंकि एक बार यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया था, यूपीएससी में केरला का शहर दे दिया था और दूसरी साइड पे तुम्हें मेरे ख्याल से इम्फाल दिया था। इम्फाल से तुमने वो केरला वाले शहर, तुमसे पूछा गया था तुम्हें कितनी स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी अगर तुमने इम्फाल से वो केरला वाले शहर जाना है। तो वो तभी पता होगा अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से असम जाओगे, असम से तुम्हें ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल एंटर करना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है तुमने कहाँ जाना है, ठीक है, कितनी स्टेट्स क्रॉस करोगे। तो हमने धीरे धीरे करके इंडिया का सारा मैप याद करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह हमेशा मैप के क्वेश्चंस के लिए पड़ती है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट होती है। तो नॉर्थ ईस्ट तो हमने बहुत ही अच्छे से याद करना है, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर बहुत बारी और बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं। तो कैपिटल्स होगी, नॉर्थ टू साउथ कैपिटल्स को अरेंज करना, ठीक है। स्टेट्स की बाउंड्रीज ड्रॉ करके देखना, क्लियर, साथ के साथ आज के आज ही करना है इसे, ये नहीं कि बाद में पढ़ के देखें किस टाइम। साथ के साथ एटलस या ऑनलाइन मैप खोल लेना, अगर ये बाई चांस चेंज यहाँ पे नहीं है, दिस पर खुद काट के वो कर लेना अगर प्रिंट निकाल सकते हो तो, नहीं तो जो खुद ड्रॉ करोगे उस पर दिस पर ड्रॉ करना। उसके बाद अगला सच पे ना, यहाँ पे एक बाउंड्री त्रिपुरा, यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई, यहाँ पे भूटान आना चाहिए था, यहाँ पे इस साइड पे नेपाल है, ये बांग्लादेश है, यहाँ ऊपर इतने एरिया में ये ऊपर वाले पूरे एरिया में चाइना आ जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसे कहते हैं, ये वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट कनेक्ट करता है, पर वो पड़ता वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। उमेश का मुझे क्वेश्चन आया था, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये देख रहे हो, ये इतना पतला सा, देखो मैं से रफ कर देता हूँ, ये देखो, ये जो छोटा सा चोक पॉइंट देख रहे हो, ये वाला, इस साइड पे तुम्हारे नेपाल है, इस साइड पे ये देखो तुम्हारे बांग्लादेश की जमीन है, बीच में इंडिया की सिर्फ ये सिर्फ 27 किलोमीटर का पैसेज है, ठीक है। इसलिए इसे बहुत ही थिन पैसेज माना जाता है, और इसे माना जाता है कि बेसिकली कि कभी भी इंडिया को चोक करना है इस पॉइंट पे चोक किया जा सकता है, ठीक है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा अगर ये 27 किलोमीटर कट गई, इस कारण इसे चिकन नेक भी बोला जाता है। वैसे यहाँ पे जो टाउन है सिलीगुड़ी है, इस कारण इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते होते हैं, क्लियर है। तो फिलहाल के लिए स्टेट्स और ये सारी इसके पास इंटरनेशनल कंट्रीज कौन सी पड़ जाती हैं, यहाँ पे तुम्हारा इधर को इतना, यहाँ पे तुम्हारा म्यांमार है, ऊपर चाइना था, ये पूरी म्यांमार की कंट्री है, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखोगे तुम्हें ये चीजें दिख जाएंगी, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है। तो इसके आसपास इंटरनेशनल कंट्रीज, कौन सी इंटरनेशनल कंट्री किस स्टेट को टच करती है, जैसे भूटान इन तीनों को टच करेगा, ठीक है। चाइना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश को टच करता है और सिक्किम को टच करता है,
ठीक है, क्योंकि वो ऊपरली साइड को है। ये सारी स्टेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू नीचे मिजोरम तक, ये सबको तुम्हारा म्यांमार टच करता है। जो तुम्हारा बांग्लादेश है ये असम, त्रिपुरा और शिलोंग को टच करता है। सॉरी, शिलोंग कहते हैं, मेघालय को टच करता है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री इनके वहां पड़ती है और क्या किस साइड से पड़ती है। सर हाँ जी। सर म्यांमार त्रिपुरा को टच करता है। म्यांमार त्रिपुरा को यहाँ पे इसकी कुछ बाउंड्री है, मुझे इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री तो भी एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं याद आ रही थी, तभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। एग्जैक्ट बाउंड्री तो भी मुझे नहीं, त्रिपुरा को म्यांमार यहाँ पे है बाउंड्री। ठीक है, वहाँ नहीं है, यहाँ है बाउंड्री। ठीक है, वही मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन, मुझे भी हो सकती है कंफ्यूजन। वो बाउंड्री सिर्फ यहाँ यहाँ है, नीचे है। ठीक है, मिजोरम को टच करता है, तुम्हारे त्रिपुरा को नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक बांग्लादेश नहीं करता, तो बांग्लादेश तुम्हारे मिजोरम तक बाउंड्री आती है बांग्लादेश की। नेक्स्ट इज आपका 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन क्या है और क्या कहता है? बेसिकली हर 5 साल बाद हम क्या करते हैं, हम सेंटर और स्टेट्स में जब हमने पैसा डिवाइड करना होता है कि कोई भी जो टैक्सेशन से कलेक्शन आई, सेंटर अपने पास कितनी रखेगा और स्टेट्स को कितनी फॉरवर्ड करेगा या स्टेट्स की कितनी हेल्प करेगा अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए। मतलब लेट्स सपोज किसी स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो सेंटर की तरफ से उसे कितनी मदद जानी चाहिए, ऐसी सारी चीजें फाइनेंस कमीशन से बताती हैं। इसमें जो अभी सबसे लेटेस्ट बनाई गई है वो है 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, जो इससे हम वर्किंग में है, इसका अभी लागू करना है हमें, 2020 ऑनवर्ड्स लागू होनी थी ये। तो ये जो फाइनेंस कमीशन है, इसकी जो तुम्हारी वर्किंग और ये सब कुछ है, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले तो याद रखो, जो फाइनेंस कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या मतलब होता था, कल बताया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, कि डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। तो फाइनेंस कमीशन बारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा, फाइनेंस कमीशन की अल्टीमेटली जो फाइनेंस कमीशन बनी है, इसे कौन अपॉइंट करता है? उसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। इनके लोगों को क्या सैलरी मिलेगी, मतलब जो इसके मेंबर्स बनाए जाएंगे उन्हें क्या सैलरी मिलेगी, क्या प्रोविजंस मिलेंगे, वो सब कुछ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से डिसाइड होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये लिखा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा फाइनेंस कमीशन को, इसके मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, उनकी सर्विस कंडीशन हर चीज प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो इसका काम होगा डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, वही टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना, और बाकी के तुम्हारे फिस्कल मैटर्स को 5 साल के लिए कैसे हमने डिवाइड करना है उसे करने के लिए। तो 15th फाइनेंस कमीशन का काम 2020 से, मतलब ये लागू होनी थी। ठीक है, तो थोड़ी सी डिले चल रही है बिकॉज रिपोर्ट्स पूरी नहीं हुई है। दूसरा, तुम्हें पीसीएस या एचएएस में क्वेश्चन आ सकता है कि कमीशन का चेयरपर्सन कौन है, क्योंकि लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन यही है, तो इसी के रिगार्डिंग आएगा, पुरानों के रिगार्डिंग नहीं आता। नंद किशोर सिंह इसके चेयरपर्सन है।
तो वही प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, ये सब कुछ लिखा है। इसके बाद इसके क्या क्या टास्क हैं, देखो जो तुम्हारा इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है। फेडरलिज्म तुम्हें पता होगा, कोऑपरेटिव क्या होता है, जहां पे सेंटर स्टेट मिलके काम करती हैं, सेंटर स्टेट और स्टेट स्टेट। ये मेंस में ऐसे वर्ड्स यूज करने होते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे, इनका मतलब समझना जरूरी है। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है मल्टीपल यूनिट्स में, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। कोऑपरेटिव होता है मिलके काम करना, जब सेंटर और स्टेट एक दूसरे से कोऑपरेट या स्टेट स्टेट आपस में कोऑपरेट करके काम करते हैं, ठीक है, जो एक आइडल स्टेट होनी चाहिए फेडरलिज्म में, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कि इंडिया एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनाना चाहता है। दूसरा, जब बिजनेस की बात आती है, कि तुमने देखा होगा हर स्टेट क्या कोशिश करता है, अपनी इन्वेस्टमेंट समिट्स ऑर्गेनाइज करवाता है कि बिजनेस हमारे स्टेट में लेके आओ, हमारे स्टेट में लेके आओ। उसमें क्या कर रहे हैं, स्टेट्स आपस में compete कर रही हैं, है ना, कि हर कोई चाहता है कि इंडस्ट्री मेरे यहाँ पे आ जाए सारी की सारी। तो हर कोई कि हम टैक्स कम कर देंगे, हम लैंड सस्ते में देंगे, हम ये फैसिलिटी। तो हर कोई दूसरे की इंडस्ट्री को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल इंडस्ट्री भी सारी अपने में लाने की कोशिश कर रहा है। उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जहाँ पे ये वर्ड आया कॉम्पिटिटिव, तो वहां पे कंपटीशन हो जाता है स्टेट्स में। तो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी, ये दोनों कीवर्ड्स हैं जो तुमने मेंस के आंसर्स में यूज किया करो फेडरलिज्म के टाइम पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये दोनों चीजें। कोऑपरेटिव जब स्टेट्स मिलके काम करती हैं, कॉम्पिटिटिव जब वो एक दूसरे के अगेंस्ट कंपटीशन लगा के काम करती हैं। तो कुछ चीजों में कंपटीशन अच्छा भी होता है, जैसे हम बहुत, कुछ चीजों में कंपटीशन अच्छा भी होता है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए स्टेट्स ही आंदियां ना? नहीं नहीं, कोऑपरेटिव में तो सेंटर स्टेट, सेंटर भी आएगी। सेंटर भी तो बिकॉज एक यूनिट है फेडरलिज्म का। जब सेंटर और स्टेट आपस में मिलके काम करते हैं, लेट्स सपोज कोई इश्यू है जिसमें सेंटर की मदद चाहिए, तो सेंटर आगे बढ़ के, जैसे जब डिजास्टर्स आते हैं, ठीक है, डिजास्टर्स में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखता है। सेंटर भी अपनी एनडीआरएफ भेजता है, ठीक है, अपने रिलीफ फंड्स भी जारी करता है, स्टेट्स भी अपने फंड्स जारी करती हैं, तो दोनों अपनी रिसोर्सेज पूल इन करके डिजास्टर से मुकाबला करते हैं, ठीक है। मतलब इतने सेंटर स्टेट ਤੇ स्टेट स्टेट सारे ਦੇ आपस ਚ कोऑपरेट ना कर दे बिल्कुल और बिल्कुल, कोऑपरेशन। सबको अपने में एक दूसरे में कोऑपरेशन करनी है, ठीक है। कंपटीशन सिर्फ स्टेट्स में होता है, बिकॉज सेंटर कहाँ से इन चीज़ों में कंपटीशन करेगा, तो सेंटर इस कंपटीशन में से बाहर होता है, स्टेट उसमें स्टेट कंपटीशन करती है, ठीक है। फिर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, ये ना सारे एम्स है, मेन टास्क है। तो ये ना डायरेक्टली स्टेटमेंट बन के आ सकता है कि क्या क्या टास्क हैं तुम्हारे 15th फाइनेंस कमीशन के। हेल्प प्रोटेक्ट फिस्कल स्टेबिलिटी, फिस्कल स्टेबिलिटी का मतलब है कि देखो इस टाइम एक फाइनेंस कमीशन का ना एक और टारगेट या इसे जो लेके चलना होता है वो ये होता है कि हमारे इंडिया की फिस्कल स्टेबिलिटी बनी रहे, ये हर एक की कोशिश होती है। फिस्कल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, कि स्टेट्स को कितना रेवेन्यू आ रहा है और अल्टीमेटली वो कितना डेफिसिट प्रोड्यूस कर रही है, कितना घाटा उनके अकाउंट्स में आ रहा है। देखो रेवेन्यू लगातार बढ़ना चाहिए, ठीक है, खर्चे बढ़ते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है खर्चे भी बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो स्टार्टिंग में तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो मेंटेनेंस पे कोई खर्चा ही नहीं है। पर एक बार अगर तुमने फुटपाथ बना दिए या सड़कें बना दी, उसके बाद फुटपाथ को लगातार रिपेयर भी तो करना पड़ेगा, सड़कों को रिपेयर भी तो करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। दूसरी साइड पर डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। सरकार का घाटा, किसी भी स्टेट का घाटा एक हद तक ही हो जहां तक वो उसे बेयर कर सकता है, उससे अपने घाटे को खुद पे ऑफ कर सकता है। अगर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया,
तो सारी की सारी जिम्मेदारी एक तरह से मतलब सेंटर के ऊपर आ जाएगी। तो वैसे तो सेंटर ने बैरियर ही सेट करके रखा है कि इससे ज़्यादा तुम ले ही नहीं सकते, पर इसमें भी अगर रेवेन्यू ड्रॉप होता गया लॉन्ग टर्म में, अगर रेवेन्यू कम होता गया तो डेफिसिट जितना एग्जिस्टिंग भी है वो उससे भी शायद पे करने के लायक ना बचे। तो डेफिसिट लगातार कम करना ज़रूरी है स्टेट्स के लिए, रेवेन्यू बढ़ाना ज़रूरी है। तो इन दोनों के लिए मेजर्स भी सजेस्ट करता है तुम्हारा 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसमें जैसे होता क्या है कि जैसे सेंटर कितने पैसे देगा स्टेट्स को, मतलब ग्रांट के तौर पे, उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि जो स्टेट ज़्यादा बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी में परफॉर्म करती है ना, उसे सेंटर की तरफ से उतना ही रिवॉर्डिंग के लिए और पैसा मिलता है, मतलब उसे रिवॉर्ड मिलता है सेंटर की तरफ से। सेंटर उसे खासकर अलग से ग्रांट्स देती है। वो ग्रांट्स कितनी होंगी और वो कैसे मिलेंगी वो ये फाइनेंस कमीशन से बताती है। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे फिजिकल स्टेबिलिटी पे जो स्टेट्स काम करेंगी उन्हें रिवॉर्ड करना है, जो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे काम करेंगी उन्हें रिवॉर्ड करना है, जो अपनी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट बचाने पे काम करेगी उन्हें रिवॉर्ड करना है। ये सारे धीरे धीरे पॉइंट्स जुड़ते जाते हैं और अल्टीमेटली जाके कितना पैसा तुम्हें मिलना है सेंटर की तरफ से, मतलब ये रिवॉर्ड वाला कॉलम हुआ। दूसरी साइड जरूरतें भी देखी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवॉर्ड ही करी जा रही, नहीं तो बेचारे यूपी बिहार के पास तो पैसा ही ना बचे, क्योंकि उनकी सरकारें तो हर साइड पे ही इस टाइम फॉरेस्ट वहाँ पे बुरी तरह डैमेज हो रहे हैं, पॉपुलेशन बूम वहाँ पे चल रहा है, तो ऐसे तो बेचारे हर साइड से मार खाएंगे। तो इस कारण कंट्रोल, मतलब हर चीज़ का बैलेंस बनाया जाता है। उसके लिए होती हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ये सारे टर्म्स याद करनी जरूरी है, एंड तक ये सारी की सारी टर्म्स दी हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी टर्म्स पढ़नी है और ये सारी की सारी टर्म्स याद करनी है कि किन चीज़ों को कंसिडर करके तुम्हारा जो फाइनेंस कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सुनाएगा। ठीक है, सारी की सारी टर्म्स हैं ये डायरेक्टली पेपर में कोई भी पॉइंट उठाएंगे, आधा पॉइंट डालना हो आधा पॉइंट डाल के क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, आधा पॉइंट कभी गलत पॉइंट नहीं होता। अगर उसके एंड में ओनली लगा दिया जाए तब वो पॉइंट एक तरह से कंक्लूड किया जा रहा है कि सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं, तब वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पर अगर मैं सिर्फ देखो पेपर में इतनी स्टेटमेंट बना दूं, ये पीछे वाली ना बनाऊं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, तो ये ऐसे सही है। ठीक है, अगर मैं इसे सिर्फ ये बोल लूँ कि सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रोग्रेस, ओनली प्रोग्रेस मेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी कंसिडर्ड, वो गलत हो जाएगा। हमेशा पेपर के लिए एक हैक याद रखो, जो ओनली, ऑल जैसे जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना, ये 90% ऑफ द टाइम गलत होती है। 90%, ऐसा नहीं बाद में कह दो कि सर आपने बोला था गलत ही होती है। 90% टाइम ये गलत होती हैं, सिर्फ 10% चांस होता है इनका कि ये सही हो। ठीक है, तो ओनली, ऑल, या तो कोई एक स्पेसिफिक चीज पे बात जा रही है या सारी चीजों को ही कंसिडर कर रही है। दोनों ही सरकार के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्कीम्स में फीचर करते हैं। ठीक है, एक्चुअली लाइफ में हर एक जगह पे ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे हर चीज को लेके चला जाए या सिर्फ एक ही चीज को लेके चला जाए, मतलब एक या कुछ चीजों को। तो ये दोनों वर्ड से बच के रहना है, जब भी स्टेटमेंट आएगी थोड़ा ध्यान से सोचना, वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद इस साल की फाइनेंस कमीशन में एक चीज चेंज की गई है कि इस साल की फाइनेंस कमीशन ना 2011 का पॉपुलेशन डेटा यूज करेगी। देखो इससे पहले हमने ना पॉपुलेशन हर जगह 1971 पे फ्रीज की पड़ी थी। पहली बार ये फाइनेंस कमीशन 2011, जो लास्ट सेंसस यही था, सेंसस 2011 सबसे लेटेस्ट वाला यही है। अब अगला शुरू होना है सेंसस 2021 में, तुम्हारा अगला सेंसस होना है, 21 में उसकी पूरी कैरी आउट किया जाएगा ये। तो लास्ट वाला जो तुम्हारा लेटेस्ट है वो 11 ही है, तो ये सबसे लेटेस्ट फिगर्स यूज करके पूरी रिपोर्ट बनाएगा अपनी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन का एग्जैक्ट डेटा, हर चीज का एग्जैक्ट डेटा यूज करके ये रिपोर्ट्स बनेंगी। ये थे आज के सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये थे।
इनमें कोई भी डाउट है तो पूछो। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आगे रिपोर्ट्स रखता है। ठीक है, जैसे वो डिस्कशन कर सकते हैं। पर फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कभी भी सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। सरकार चाहे उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकती है। तो होता क्या है कि कुछ सरकार को उसके बाद उसे नहीं, ठीक है, तो मतलब सरकार मतलब पार्लियामेंट इसे अप्रूव करेगी, सरकार ही, कैबिनेट ही इसे अप्रूवल देगा, प्रेसिडेंट ही इसे साइन करेगा कि हाँ इसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। पर एक बारी के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आगे भी रखा जाएगा ताकि वो भी इसके ऊपर डिस्कशंस कर सके। ठीक है, वो जिम्मेदारी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के आगे रिपोर्ट जाए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? किसी भी टाइप का कोई भी डाउट? नहीं? तो ये थे तुम्हारे आज के करंट अफेयर।